सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होता है, जेई का फॉर्म भर लिया, रैंक आ गया और उसके बाद जोसा काउंसलिंग के भरोसे बैठे हुए। एवरेज पैकेज जो कॉलेज दिखाते हैं कि एवरेज पैकेज कितना होना चाहिए, कॉलेज वाले देते हैं ना 11 lakhs एवरेज पैकेज, 12 lakhs एवरेज पैकेज, इस पे भी आपको ब्लाइंडली नहीं देखना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी को देखते हैं जैसे वीआईटी को या फिर मणिपाल को, तो वो सीएस में उनका इंटेक बहुत ज्यादा है। बेंगलोर के कॉलेजेस में इंटेक बहुत कम होता है। अगर आपके जेई में 40% आना है और आप चाहोगे कि आपका बीसीट निकल जाए, ऐसा तो एक्सेप्शनल केस भी नहीं देखे हम। हाँ। अगर सेकेंड अटेम्प्ट में आपके परसेंटाइल लेस देन 90 आते हैं तो आपको ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको प्राइवेट कॉलेज से आगे बढ़ना। किस टाइम पे स्टूडेंट को लोन लेना शायद सही होगा, किस टाइम पे शायद लोन लेना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चीप ऑप्शन में जाना चाहिए। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो आज का मतलब इंटरेस्टिंग गेस्ट है, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हमारे साथ है माइंडक्रिएट का डायरेक्टर गौरव जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप सर अपना इंट्रोड्यूस कर दो एक बार अपने आप को। थैंक यू उदित। और माइंडक्रिएट ये हमारा ऑफिस है और यहाँ पर हम बच्चों को, जो 12 पास बच्चे होते हैं, उनको इंजीनियरिंग या मेडिकल कहीं पर भी एडमिशन चाहिए, इतना ही नहीं, जो पीजी के भी स्टूडेंट होते हैं आफ्टर एमबीबीएस, उनको अगर पीजी में एडमिशन चाहिए होता है तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। बेसिकली अभी तो बच्चे जेई देने वाले हैं, तो ज़्यादा फोकस हम लोगों का इंजीनियरिंग और मेडिकल पे रहेगा। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट में हम मोस्टली इंजीनियरिंग के एडमिशन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो बच्चे बिल्कुल। फेस करते हैं, जिन 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 टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं, जिससे एक ही पॉडकास्ट में सबको सब क्लियर हो जाएगा। तो हम्म। स्टार्टिंग विद ऐसे कर सकते हैं कि हम कि जेई मेन तो सब लोग देते ही है या सबको पता है, बट जेई मेन के साथ साथ और भी फॉर्म्स देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जेई मेन के साथ साथ और किस टाइप का फॉर्म्स बच्चों को स्पेशली फिलअप करना चाहिए, स्पेशली अभी के टाइम पे? हाँ, जेई मेंस का फॉर्म तो लगभग हर एक बच्चे फिल करते ही हैं और एग्जाम देते हैं। अभी जैसे फर्स्ट फेज का एग्जाम चल रहा है, 29 तक एग्जाम चलेगा। इसमें कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनका 80% या उससे नीचे मार्क्स आने का चांसेस रहेगा, वो कट ऑफ भी पास नहीं कर सक रहे हैं। तो उनके लिए कुछ बैकअप एग्जाम लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग में ही आप 2-3 साल लगा दें उनके प्रिपरेशन में ही, ये अच्छी बात नहीं होती। इनोवेशन हमेशा चलता रहता है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो आपको अगर कुछ बैकअप ले लेते हैं, जिस तरह से अगर टॉप 5 बैकअप की बात करें, तो नंबर 1 पे मैं चाहूंगा कि कॉमेट के को रखा जाए। कॉमेट के एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है। यहाँ बहुत सारे कॉलेज है, आरबी, बीएमएस, एमएसआरआईटी, इस तरह के कॉलेजेज हैं, और जहाँ पर स्टूडेंट इंटेक कम है और प्लेसमेंट भी अच्छा है, कॉमेट के को नंबर 1 पे रख सकते हैं। नंबर 2 पर आप इस तरह के जो सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आते हैं, जैसे वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, या फिर और भी जो एग्जाम्स हैं, कलिंगा हो गया, इन सब में से आपको जो अच्छा लगे, मैं वीआईटी को प्रेफर करूंगा। इसके अलावा और भी जो अच्छा लगे उसको आप एक फिल कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर पे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से पीएस बेंगलोर में कॉलेज, ये सभी पहले खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब वो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती। जेई मेंस के आधार पे ही उन पे एडमिशन होगा। तो इन सब का भी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। जो बच्चे जिस स्टेट के हैं, मान लिया जाए कोई बिहार का हो, कोई वेस्ट बंगाल को हो, जरूर से ही उनके स्टेट का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टेट में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। हम्म। वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं तो 90% जो सीट होता है वहाँ स्टेट के बच्चों के लिए ही रिजर्व होता है, हर एक स्टेट का। कोई गुजरात का बच्चा है तो उसको गुजरात का फॉर्म भरना चाहिए, तो उनको उनके स्टेट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए जेई के अलावा। तो इन सभी बैकअप में आप बेसिकली अगर देखा जाए तो अपने स्टेट का फॉर्म, कॉमेट के साथ में जो वीआईटी, मणिपाल या कलिंगा, इस तरह के जो यूनिवर्सिटी हैं, उनका फॉर्म उनको भर लेना चाहिए। इन पर उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब बेसिकली इतना भी नहीं कि इतना फॉर्म फिलअप कर दो कि एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हो, उतना भी नहीं होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि सिर्फ हाँ, जेई मेन दे के बैठ हाँ, गए। जेई के अलावे जो है अपने स्टेट का फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए। अगर प्राइवेट की हाँ। तरफ देखा जाए तो एक कॉमेट के ले लें और साथ में वीआईटी, मणिपाल, कलिंगा में से कोई एक चुन लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो मतलब अब बहुत सालों से, ऑलमोस्ट कितने सालों से आप एडमिशन करा रहे हो वैसे? मैं 2006-7 से, 2006, ऑलमोस्ट 2006। 20 साल हो गया तो आपने। हम्म। हाँ, तो अब ऑलमोस्ट 20 साल हो गया। तो आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा होगा, तो आपने क्या देखा है कि इस टाइम में स्पेशली इंजीनियरिंग बच्चों के साथ क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं बच्चों का? अभी तो मिस्टेक्स कम हो रहे हैं। पहले क्या होता था, कुछ बच्चे तो जेई का फॉर्म भी नहीं भरते थे,
बस +2 का एग्जाम हाँ, दिया, हाँ, उनको एडमिशन लेना है, चले आए। तो अभी कम से कम बच्चे हाँ, जेई का फॉर्म भरते हैं। इसके बाद हुँ, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होता है, जेई का फॉर्म भर लिया, रैंक आ गया और उसके बाद जोसा काउंसलिंग के भरोसे बैठे हुए हैं। वो बैकअप के बारे में सोचते ही हुँ, नहीं है। उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। फिर से नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करो। तो बैकअप जरूर से लेना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म नहीं भरे हैं तो वहां हो सकता है आपका एडमिशन ना हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हुँ, वीआईटी का रजिस्टर नहीं किया है और आप चाहते हैं बाद में जेई के मार्क्स पे एडमिशन ले लें, अगर, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको दो हुँ, तीन रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहिए। एडमिशन के प्रोसेस में बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं, जेई भर लिए और दूसरा कोई एग्जाम फिल करते नहीं है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई का भी फॉर्म नहीं भरते, वो सिर्फ अपने स्टेट का फॉर्म भरते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेस्ट हुँ, बंगाल का बच्चा है, अगर वेस्ट बंगाल जेई तो भरा, लेकिन वो जेई भरा ही नहीं, तो फिर उसको दूसरे स्टेट हुँ, में एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाती है। तो दो बातें तो ध्यान रखना हुँ, चाहिए, उनको अपने स्टेट के फॉर्म के साथ साथ जेई का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है, ये दो गलती नहीं बिल करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। और मतलब जेईई के साथ-साथ तो फॉर्म फिलअप करना इम्पोर्टेंट ही होता है, बट आपको क्या लगता है कि बैकअप सपोज़ बहुत लोग बोलते हैं 90 परसेंटाइल प्लस जिनको मिल रहा है, उनका बैकअप का नीड नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि हम्म, सपोज़ पहले से ही अगर किसी को अच्छा लग रहा है कि मुझे तो मिल ही जाएगा जेईई मेन में अच्छा रैंक, तो उसको क्या बैकअप का हम्म, नीड है या नहीं है? नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके 90-95 परसेंटाइल प्लस भी हैं, हाँ, उनको भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलते। अगर आप एनआईटीज का कटअप देखो तो 99 जाता हाँ, है। हाँ, अगर एनआईटीज में आपको सीएस नहीं मिला, आपको अगर सीएस पढ़ना है और सीएस नहीं मिला, तब तो आपको बैकअप वहाँ हेल्प कर जाएगा ना। उस समय अगर हुँ, आप अपने स्टेट का फॉर्म भर के रखते हो या कॉमेट के या एमएससीईटी, इस तरह का अगर फॉर्म भरते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छे कॉलेज मिलने की चांसेस रहते हैं। जैसे मैंने देखा हुँ, 90 परसेंटाइल एक बच्चे का था लास्ट ईयर, हुँ, उनका कॉमेट के में 6000 रैंक था। 90 परसेंटाइल पे हाँ, तो उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है जेई में कहीं भी, हाँ, अच्छा कॉलेज। लेकिन कॉमेट के में 6000 रैंक पर उनको एमएसआरआईटी में ट्रिपल ही मिल गया। हुँ, तो उनके लिए इसीलिए अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंट हो गई होता है। ऊपर। हाँ, हाँ, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है बैकअप बैकअप का। लेना ही चाहिए। एक और चीज़ मुझे लगता है बहुत बार हम मतलब शायद अच्छा कॉलेज में ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। जैसे सपोज़ किसी को कंप्यूटर साइंस हम्म। पढ़ना था बट एनआईटी में शायद लोअर ब्रांच मिल रहा है, तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। तो उसमें आपको क्या लगता है किसी को अगर कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है ये तो डिपेंड एनआईटी करता है में एनआईटी कौन सा है। हाँ, हाँ, वो ये भी है। डिपेंड हाँ, करता है एनआईटी कौन सा है। हाँ, अगर एनआईटी, जस्ट फॉर एग्जांपल एनआईटी अगर चल रहा है और हुँ, वहां पे मुझे मैकेनिकल मिल रहा है, हुँ, तो मैं चाहूंगा जो अगर आपको कोई अच्छे जगह पर अगर सीएस मिल रहा हो कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी, तो कंपेयर करेंगे तो एनआईटी अगरतला से वो अच्छा आरवाई देगा। हुँ, वो तो है। और जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एनआईटी त्रिची में आपको मैकेनिकल मिल रहा है, तो आप जा हुँ, सकते हैं हुँ, उसके साथ। हम्म, ऑफ़ कोर्स मतलब आपको कितना अच्छा कॉलेज मिल रहा है उसमें आप थोड़ा-सा अगर ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो भी चल सकता है, बट अगर थोड़ा-सा नीचे बिल्कुल वाले में बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो उतना नहीं चलेगा। सही बात है। हम्म, तो एक और चीज़ आपने जैसे बोला बैंगलोर के कॉलेजेस के साथ, तो बैंगलोर में मैं भी जो देख रहा हूँ जो आप जो नया कॉलेज है जैसे मतलब आरवीसीई तो है ही बट उसके साथ-साथ यूनिवर्सिटीज़ भी आ रहे हैं, जैसे आरवी यूनिवर्सिटी हो गया। तो उनमें डिफरेंस क्या है और क्यों आ रहा है ऐसे? तो बहुत लोग उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है उसमें डिफरेंस? देखिए कर्नाटका के जो कॉलेजेज हैं, हाँ, जो भी आप आरबी बीएमएस जो कॉमेट के अंदर में जो कॉलेजेज आते हैं, वो हाँ, सभी कॉलेज, वो जो सारा कॉलेज है ना वो वीटीयू से एफिलिएटेड है, विश्वरैया टेक्निकल हुँ, यूनिवर्सिटी। तो हुँ, जितना भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो वीटीयू को होता है। कॉलेज ऑटोनोमस है, हुँ, लेकिन यूनिवर्सिटी उनकी वीटीयू है। तो कितना हुँ, सीट रखना चाहिए, कैसे टीचर्स होने चाहिए, कितना इंटेक होना चाहिए, ये सारा कंट्रोल वीटीयू के पास होता है। हुँ, तो आप देखते होंगे कर्नाटका के कॉलेज में जैसे आरवीसीई में या बीएमएससीई में, अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो लेस देन 1000 सीट होता है। बट ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा डिमांड है तो 5000 सीट रख लो, 6000 सीट रख लो। हुँ, अगर आप यूनिवर्सिटी को देखते हैं जैसे वीआईटी को या फिर मणिपाल को, तो वो सीएस में उनका इंटेक बहुत ज्यादा है। बेंगलोर के कॉलेजेस में इंटेक बहुत कम होता है। तो इससे बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी सेपरेट खोला है। जैसे आरवी, हुँ, उनका यूनिवर्सिटी ये 4th ईयर अभी कंप्लीट हुआ है, पहला प्लेसमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रहा। उसी तरह दयानंद सागर, वो भी अपना, जितने भी बेंगलोर में कॉलेजेस हैं उनका एक यूनिवर्सिटी भी साथ में चल रहा है, क्योंकि वो इंटेक को बढ़ा सके। अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिनका ब्रांड नेम अच्छा है
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आरवी, इसको लोग सबसे अच्छा कॉलेज मानते हैं। अगर इसके यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हैं तो प्लेसमेंट आपका बहुत ही अच्छा होगा, आरवीसी हम्म, के जैसा ही होता है। तो कितने एवरेज टॉप आया 5 जो इस साल कॉलेजेस, आरवी यूनिवर्सिटी का? 15 के आसपास रहा आरवी यूनिवर्सिटी का। सही, मतलब आरवीसी के कंप्यूटर साइंस कंपटीशन का ही है। ब्रांच है। हाँ हाँ। हाँ आर वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही है, दूसरा कोई ब्रांच ही नहीं है आरवी हाँ यूनिवर्सिटी में। हाँ। और सभी बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट था। जो न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर से ही हम्म कोडिंग, इंटर्नशिप, इस तरह की फैसिलिटी है आरवी यूनिवर्सिटी में। तो पूरा हम्म कंट्रोल कॉलेज का, खुद का यूनिवर्सिटी है तो पूरा कंट्रोल उस पर रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, जिस तरह से बाकी जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पर 5000 6000 इंटेक होता है, लेकिन बैंगलोर की यूनिवर्सिटी में उतने इंटेक्स नहीं होते हैं। आरवी में 500 है, दयानंद सागर में 2000 सीट है कंप्यूटर साइंस का। दयानंद सागर का जो कैंपस है वो बहुत ही बड़ा है, वो डिजर्व करता है, उतना रख सकता है। आपको ये ध्यान देना होगा, जो टॉप 5 कॉलेजेज जो है, जो बैंगलोर के, हम्म आरवी, पीएमएस, रमैया, दयानंद सागर, और आप एनआई मैसूर या फिर एसआईटी तुमकुर में से किसी को एक को रख सकते हैं। इस टॉप 5 का जो भी यूनिवर्सिटी है वो अच्छा ही है। हम्म अगर अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आरवी तो अच्छा है ही, उससे भी अच्छा आपको पीएस को आप रख सकते हैं। पीएस वो भी सेम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन पीएस ने वैसा नहीं किया जैसे आरवी, आरवीसी है और आरवी यूनिवर्सिटी है। पीएस ने वैसा नहीं किया, पूरा कैंपस को यूनिवर्सिटी ही बना दिया। तो सेम वैसा ही है, जिस तरह से पीएस यूनिवर्सिटी है सेम उसी तरह से आरवी यूनिवर्सिटी है, सेम उसी तरह से दयानंद सागर। तो पीएस यूनिवर्सिटी बेसिकली अच्छे इंडिपेंडेंट है। प्लेसमेंट, हाँ। इंडिपेंडेंट है, अच्छा प्लेसमेंट है इन सब। तो इनका एडमिशन के लिए तो कॉमेट के थ्रू नहीं होता है ना, जो यूनिवर्सिटीज है? हाँ, जो यूनिवर्सिटी है जितने भी, उनका हाँ। एडमिशन जेई मार्क्स पे है। अच्छा। जेई के बट रैंक पर ही उनका एडमिशन होगा। तो बस उनका अलग रजिस्ट्रेशन से, करना होता है उनको हाँ, वैसा। रजिस्ट्रेशन करना हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन हाँ। स्टार्ट है, बच्चे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब जेई का रैंक आएगा तो रैंक कार्ड अपलोड करना होगा, और उसी रैंक के बेसिस पर उनका एडमिशन। काउंसलिंग नहीं होगा ऐसे, मतलब तो अलग अलग से होगा बेसिकली सबका प्रोसेस। जो पहले क्या होता था, इन सबका खुद का एग्जाम होता था। जैसे पीएस में आपको एडमिशन लेना हो हाँ तो हाँ पीएस के लिए पसाट एग्जाम देना होता था। अभी हाँ। वो पर्सनल कोई एग्जाम नहीं होगा, जो आपने जेई दिया उसी के रैंक पर वो लोग रैंक लिस्ट रेडी करेंगे। जिस बच्चों ने एंड अप्लाई किया उस बेसिस पर। देन आपका कट ऑफ आएगा जब लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो इसमें एक और चीज़ है कि बैंगलोर का जो भी कॉलेज जैसे मतलब कॉमेट के का कॉलेजेस, उनका जो टॉप 5 कॉलेज, हम्म, टॉप 10 कॉलेजेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे जो भी सपोज़ डब्ल्यूबीजेई का अगर हम टॉप 10 देखें या एमएसटी सिटी का टॉप 10 देखें, उनसे बेटर है। तो उसमें हम्म, आपको ऐसा हम्म, क्यों लगता है कि हम्म। कॉमेट के का कॉलेजेस का प्लेसमेंट इतना हाई क्यों है अदर देन कॉलेज, अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब स्टेट एग्जाम कॉलेजेस के थ्रू? ये इसका सिंपल रीजन है ना, कंपनी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जितने भी हाँ स्टार्टअप्स हैं वो सभी बैंगलोर में हैं, और हाँ। जितने भी आईटी कंपनी है सबका हेड ऑफिस मैक्सिमम का बैंगलोर में है। तो हुँ, और यहाँ पर जो कॉलेजेज हैं, जो बैंगलोर सिटी के कॉलेज हैं, वो नए कॉलेजेज नहीं है। अभी आप देखो बीएमएससी, ये 1946 का कॉलेज, तो इंडिया का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसी तरह से एमएसआरआईटी, एमएस रमैया, और या फिर आरवीसी, या फिर दयानंद सागर, ये सभी मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड कॉलेज। तो हुँ, पुराने कॉलेज हैं, उनका टाई अप अच्छा है कंपनी के साथ, एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। तो इस अनुसार से वो लोग अच्छा प्लेसमेंट दे पाते सही बात है। तब थोड़ा-सा बात हैं। करते हैं प्लस जेईई के एजुकेशन से। सिस्टम भी हाँ। अच्छा है, मतलब यहाँ पे कॉलेजेस का क्या होता है ना, हुँ, मतलब अगर आपके एडमिशन हो गए हाँ, तो रूल्स रेगुलेशन इतना अच्छा रहता है, आपको बस पढ़ाई नहीं करना है। उनका फोकस हाँ। इतना रहता है कि बच्चे एडमिशन लिए हैं तो उनको करिकुलम पूरा तैयार कराकर उनको प्लेसमेंट के लिए रेडी किया। हाँ, हाँ, मैंने भी जितना बात किया स्टूडेंट्स से उनका वही बोलता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट माहौल थोड़ा-सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो है मतलब, बिल्कुल। अगर बिल्कुल ही मतलब मौज करना चाहते हो तो शायद तो अगर पढ़ाई वाला माहौल ज़्यादा है मुझे लगता है ओवरऑल। हाँ, यहाँ के लोग, यहाँ के कॉलेज का थिंकिंग, अगर आपसे आईआईटी नहीं निकला, एनआईटी नहीं निकला, हाँ, यानी आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया। हाँ, हाँ। तो अब जो नेक्स्ट 4 ईयर्स है उसको आप हुँ, 100% दो, जो आप कंपेयर कर सको एनआईटी और आईआईटी के बच्चों से। वो तो है, बिल्कुल।
तो सपोज अभी तो जेई मेन का टाइम चल रहा है, मतलब पार्ट बैकअप, मतलब क्या बोलते हैं, फेज वन का। इफ पार्ट वन वीडियो पार्ट आते टू। आते शायद मतलब फेज वन हो जाएगा। तो जेई मेन को जो मतलब जो फेज टू के लिए जो मतलब सपोज फेज वन उतना अच्छा नहीं गया, तो आपको क्या लगता है फेज टू के लिए कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए, या कोई और स्ट्रेटजी सोचना चाहिए? अभी जो अपियरिंग वाले बच्चे होंगे उनका हाँ तो हाँ। बोर्ड का भी एग्जाम होगा। हाँ हाँ। बोर्ड के साथ साथ उनको फेज टू का भी तैयारी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अभी फेज वन खराब गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल उनको 40% आने वाला है या 30% आने वाला है, वो पढ़ाई ही छोड़ दे, मतलब हटाओ हम्म अभी नहीं होगा हमसे। तो एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर अभी 4-5 मंथ तो और है ना। तो हम्म आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, आपको प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए। ठीक है। आपका बोर्ड का एग्जाम और जेई का एग्जाम दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। दो हम्म तीन तरह की बातें होती है। अगर आपने जो जेई फर्स्ट दिया, तो जेई फर्स्ट दिया तो उसमें एक बात हुआ होगा जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की इसलिए कम मार्क्स आए, हम्म या फिर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो आपके कम मार्क्स आए, आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, या फिर एग्जाम में गए और सब कुछ भूल गए। इस तरह की बातें आती हैं। तो हम्म इन सब बातों को एनालाइज करके आप नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और मौका है। वो तो है। और आई थिंक ये भी है कि अगर समझ आ चुका है कि अगर मेरा जोन क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो भी कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि कौन सा हाँ, एग्जाम उसके देना अकॉर्डिंग चाहिए आप कौन तैयारी सा कर नहीं। सकते हैं। हाँ, वो तो है। मतलब बहुत लोग एक और भी चीज़ करते हैं कि बिट सेट का तैयारी शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अगर कोई जेई एडवांस के लिए उसको लग रहा है क्वालिफाई नहीं करेगा, क्या वो बिट सेट उसको देना सिलेबस तो चाहिए या लगभग नहीं? लगभग सेम ही है, 2-4 चैप्टर का हाँ ही अलग है ना। हाँ। हाँ। अगर आपकी जेई में 40% आया है और आप हाँ चाहोगे कि आपका बीटेक निकल जाए, ऐसा तो एक्सेप्शनल केस भी नहीं देखे हम लोग। हाँ। हाँ बिल्कुल। यह डिपेंड करता है। अगर आपके 90+परसेंटाइल आए हाँ। तो फिर आप बीटेक का तैयारी शुरू कर दो। अगर आपके 60%, 70% आ रहा है तो आपको हम्म जेई तो देना है, साथ इसके बाद जो मैंने बैकअप एग्जाम बताए ना, हम्म कलिंगा हो गया या वीआईटी हो गया या सिवनादर हो गया, इन इस तरह के जो फॉर्मेट के एमएससीईटी, इस सब तरह के एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना है, मुझे ऐसा हम्म। लगता अगर 90 के नीचे आ रहा है, तो शायद तुम अगर बिट सेट के लिए पढ़ोगे तो शायद पैसा और एनर्जी टाइम दोनों ही वेस्ट है। होने हाँ, वाला है टाइम मोस्ट लाइकली। एनर्जी तो वेस्ट जाएगा बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो है। एक और चीज़ इसमें मुझे लगता है, जैसे बिट्स वगैरह जो कॉलेज है, या इवन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का फीस आजकल बहुत हाई है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है हम्म किस टाइम पे स्टूडेंट को लोन लेना शायद सही होगा, किस टाइम पे शायद लोन लेना लेना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चीप ऑप्शन में जाना चाहिए? देखिए, अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ बिट्स जैसा कॉलेज मिल गया, बिट्स वाला कॉलेज मिल गया या वीआईटी जैसा कॉलेज मिल रहा है, हम्म तो आप लोन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एडमिशन के पहले आपको ये देख लेना पड़ेगा कि लोन का प्रोसीजर क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम्म हाँ मुझे लोन लेना है, उन्होंने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देकर उनके काउंसलिंग हो गए, सीट अलॉटमेंट आ गया, अब जब फीस भरने की बात आई तब लोन के लिए जा रहे हैं। आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर का फीस तो आपको भरना ही होता है, ट्यूशन फी। फर्स्ट ईयर का हम्म ट्यूशन फी आपने भरा, उसके बाद ही आप जो है लोन के लिए जा सकते, तब आपके एडमिशन हुए, तब आप लोन के लिए जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने मणिपाल, आपके रैंक आ गए लेस देन 2000, आपको काउंसलिंग में सीट भी मिल गई, तो आपको काउंसलिंग में सीट मिली तो आपको फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी पे करना होगा, उसके बाद आप लोन के लिए हम्म। जाएंगे। तो आपको आपके हाँ। बैंक में बात कर लेना चाहिए, और आपको लोन लेना चाहिए कि लेना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट टू। अगर आपको हम्म आपके इतने फाइनेंशियल स्टेटस हैं कि इतना भर होना चाहिए कि हाँ अगर जॉब मुझे मिल रही है और पैकेज अगर आपका उस अनुसार से नहीं मिल रहा है, अभी तो आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि आपने एडमिशन लिया और जो एवरेज पैकेज है 15 का या 11-12 का वो आपको हम्म मिल जाए। हो सकता है जो आपके पैकेज जो है 5-6 के भी रह जाए। उस कंडीशन में आप लोन को किस तरह से पे करेंगे, ये सब सोच समझ के आपको लोन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। मतलब आरओआई देखना चाहिए कि कितना मीडियन जा रहा है, कितना मैं पढ़ सकता हूँ, कितना मेरा इंटरेस्ट है, सबके अकॉर्डिंग। और ये भी है बिल्कुल जो आपने बिल्कुल। बोला कि काउंसलिंग के टाइम पे हमें पे करना पड़ता है, तो अगर इतना भी काउंसलिंग, इतना भी सीट होल्ड एक साथ मत करिए कि मतलब पूरा ही सपोज सपोज 10 लाख सीट में होल्डिंग में ही चला गया, क्योंकि हाँ, 1-1 लाख करके हो गया, तो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक देखने वाला हम्म। बात है, मतलब बेसिकली अपना फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, सही बात है। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट हाँ कॉलेज हाँ। या फिर बिट्स इस टाइप के कॉलेज आपको मिल रहे हैं तो आपको बेसिक लोन लेकर आराम से आगे बढ़ जाना चाहिए।
अगर हुँ, प्राइवेट कॉलेज है तो आपको बिल्कुल। देखना चाहिए कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, उस अनुसार से फिर आप आगे बढ़ सकते हाँ, वो तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक और चीज़ बहुत लोगों के साथ होता है शायद ड्रॉप वाला सीन कि सपोज़ हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो हो। उसके बाद उतना अच्छा रैंक नहीं आया, तो क्या हमें ड्रॉप देना चाहिए? तो उसमें आपको क्या लगता है कौन-सा सिचुएशन में शायद ड्रॉप देना सही है, कौन-सा सिचुएशन में शायद प्राइवेट कॉलेज के साथ जाना चाहिए? बच्चों को जेई के लिए 2 अटेम्प्ट मिलता है ना, 2 अटेम्प्ट्स। हुँ, हुँ। आपने हुँ, हुँ। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार था, आपको पता नहीं चला, आपके एग्ज़ाम खराब हो गए। फिर से आपको एक सेकंड अटेम्प्ट मिलता है। अगर सेकंड हुँ, अटेम्प्ट में आपके परसेंटाइल लेस देन 90 आते हैं, हुँ, तो आपको ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको प्राइवेट कॉलेज से आगे बढ़ना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न हुँ, है, मान के चलो आपके 90 परसेंटाइल से नीचे आए, जो पीछे से जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो भी आपके कंप्यूटर रहेंगे, वो भी एग्ज़ाम देंगे अभी। तो वो हुँ, बहुत ज़्यादा टफ होता है जो आप 70 से 99 जाओ। और जो हुँ, आप 1 ईयर जो आप बर्बाद करोगे, अगर आप आपके जस्ट फॉर एग्जांपल आपके 70 परसेंटाइल आए, 75 परसेंटाइल आए, आपने बैकअप के लिए बहुत सारे फॉर्म भर के रखा था। आपको एमएससीटी के थ्रू या फिर आपके स्टेट में कोई कॉलेज मिल गया, जीएफटीआई मिल गया और वहाँ से आप 4 ईयर का इंजीनियरिंग पास करते हैं। तो आपके पास उसके बाद भी तो अपॉर्चुनिटी है ना, प्लेसमेंट अगर आपने अच्छे से 4 साल दिया है कॉलेज को, तो प्लेसमेंट हो जाता है। हुँ। उसके बाद आप आगे बढ़ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इंजीनियरिंग ड्रॉप के लिए तभी अगर लेना आपके चाहिए अगर 90 परसेंटाइल से कम आए आप हैं, तो ड्रॉप हाँ, हाँ। नहीं लेना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ड्रॉप तभी देना चाहिए अगर तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो, तब सही है, 90 परसेंटाइल के हाँ, ऊपर। 100% कॉन्फिडेंट हैं आप और आपके 90% से ऊपर आए हैं, आप 11-12 एनसीईआरटी क्लियर है और किसी कारण से हुँ, आपके 98, 99 नहीं आ पाया, तो फिर आप ड्रॉप देकर हुँ, 1 ईयर और दे गॉट सकते गॉट इट, गॉट इट। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं एक और मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसमें मतलब माइंड क्रिएट भी काम करता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन के साथ भी मतलब हम काम कर देते हैं उसमें एडमिशन प्रोसेस में। हैं। बिल्कुल। तो उसमें मतलब बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है कि यार कैसे होता है, कौन-सा चीज़ ट्रस्टेड है, कितना फ़ीस उड़ती है एक्स्ट्रा? तो आप अगर थोड़ा-सा पूरा प्रोसेस एक बार बोल दीजिएगा तो अच्छा होगा शायद। अगर हम लोग ओवरऑल देखें, हुँ, तो बच्चे जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, अगर सोचते हैं वो किसी कॉलेज में आईआईटी, एनआईटी को छोड़ने के बाद, तो हुँ, उनका फर्स्ट एक्सेप्शन आता है जो एनआईएफ रैंकिंग देखते हैं, हुँ, एनआईआरएफ रैंकिंग। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि एनआईएफ रैंकिंग पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उनका पास्ट, उनका हिस्ट्री, उनका एलुमनाई नेटवर्क ये चेक कर लेना चाहिए। उनका लास्ट ईयर का प्लेसमेंट क्या हुआ है। एवरेज पैकेज जो कॉलेज दिखाते हैं कि एवरेज पैकेज कितना होना चाहिए, हुँ, कॉलेज वाले देते हैं ना 11 lakhs एवरेज पैकेज, 12 lakhs एवरेज पैकेज। इस पे भी आपको ब्लाइंडली नहीं देखना चाहिए। मान के चलो आपको ईसी पढ़ना है, एवरेज पैकेज जो है वो सीएस के कारण ज्यादा है, हुँ, उन सबको भी आपको देखना चाहिए। हमारा क्या रूल रहता है, ये जितने भी कंफ्यूजन है पेरेंट्स के, वो सब हम उनको एक फोन कॉल पर ही बता देते हैं। हाँ, हुँ, इस कॉलेज का एवरेज पैकेज ऐसा रहेगा, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक सिंपल एक जानकारी दे देते हैं। उनके ट्यूशन फीस के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। अब मान के चलो कोई बच्चा है जो जेई दिया, उनके 60 परसेंटाइल आए, हुँ, वो कॉमेट के भी दिया, वो वेस्ट बंगाल जेई भी दिया या फिर और भी कोई एग्जाम दिया, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं मिल पाया, हुँ, तो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी सपोर्ट करते हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, ये कर्नाटका के कॉलेज है बेसिकली, जो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए सपोर्ट करते हैं वो कर्नाटका के कॉलेज। तो कर्नाटका में जो कॉलेजेस हैं, आरवी हो गया, रमैया बीएमएस, दयानंद सागर, जो और भी जो कॉलेजेस हैं, तो वहां पर 20% सीट मैनेजमेंट कोटे का होता है। वेबसाइट पर उनके फीस लिखे हुए हैं जो 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा होते हैं आपको मेरिट कोटे के फीस से। हम लोग उसमें कुछ निगोशिएट करवाते हैं या फिर कहीं सीट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे सीट अवेलेबल करा के बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, उनका साल होता ओके मतलब सपोज़ एक बच्चे का रैंक आया, तो अब उन उसको डिसीज़न लेना है, उसको पेरेंट्स को डिसीज़न लेना है कि कौन-सा कॉलेज चूज़ करना है। तब वो लोग है। आपको कॉन्टैक्ट करता है, तो आप उनके रैंक के अकॉर्डिंग पहले देखते हो कि कौन-सा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा है। अब अगर रैंक के अकॉर्डिंग कोई बिल्कुल। अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तब आप बोलते हो कि दीज़ आर नहीं द मिल रहा है तो कॉलेजेस, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट बिल्कुल। एडमिशन हो जाएगा, तो आप वहाँ पे फीस का चार्ट शो करते हो उनको एंड देन आप हाँ, उनके उस और कॉलेज के साथ ये जो फीस का हाँ, हाँ। चार्ज हाँ, हाँ।
ये जो बोलिए, ट्यूशन बोलिए। फीस होता है ना, वो ऑलरेडी कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा रहता है। हाँ, हाँ। आप और आप कॉलेज की उसको वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। हाँ, और आप उसको नेगोशिएट भी कराते हो जिससे थोड़ा-सा अगर कम हो जाए तो? हाँ, नेगोशिएट करवाते हैं, फिर जाकर कॉलेज में एडमिशन करवाते अच्छा, और इसमें आपके पास भी एक फ़ीस होता होगा, वो भी आप पहले से उनको बोल देते होंगे ना कि इतना शायद हम चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा या ऐसे कुछ फॉर द हैं। हाँ, एडमिशन? वो नॉमिनल चार्ज होता है 25 टू 40,000 के बीच में। अच्छा, तब तो सही है, मतलब जितना तुम फ़ीस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो सही है। हाँ, ये सर्विस चार्ज होता है 25 टू हाँ, 40,000। वो उनको पे करना होता है माइंड फीड को। उसके बाद उनका जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो सारा कुछ हम लोग टेक केयर करते तो वो चीज़ अपफ्रंट पे करता है या एडमिशन के बाद पे करना होता है? हैं एडमिशन के बाद। एडमिशन के बाद, तो मतलब स्टार्टिंग में आफ्टर कुछ एडमिशन। अमाउंट फ़ी हाँ, जो स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट पे करने का नीड नहीं है। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चार्ज अच्छा, होता है हम लोगों के ऑफिस का। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,000 होता है और आफ्टर एडमिशन ओके, 20,000 को पे करना। ओके, और बाकी तो देन जो और अमाउंट है वो तो कॉलेज को पे करना होता है आपका ट्यूशन फीस हाँ, जो वगैरह। ट्यूशन फीस है वो सारे दीदी और ये सब के रूप में कॉलेज को पे करना। ओके, तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि शायद अगर कॉलेज के थ्रू हम क्यों नहीं करा सकते डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन, आपके थ्रू क्यों कराना चाहिए? बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता अब है। ये डिपेंड करता है। अभी हम्म, आप फॉर एग्जाम्पल झारखंड से हैं हम्म, और आपको बेंगलोर में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम्म, तो आपको बेंगलोर आना होगा। हम्म, बेंगलोर आने के बाद वो सभी 4-5 जो कॉलेजेस हैं उनको पर्सनली विजिट करना होगा। हम्म, अभी मैं बोल दिया आरबी अच्छा है, तो हम्म, आपको भी तो बिलीव होना चाहिए कि वो अच्छा है या नहीं। आप कॉलेज हम्म, जाएंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, उसके बाद आप जाकर मैनेजमेंट से बात करेंगे उनकी ट्यूशन फीस डिस्कशन के लिए। हम्म, तो 4-5 कॉलेज को विजिट करने में, उससे निगोशिएट करने में आपके 15 डेज टाइम लग जाएंगे। हम्म। वो काम हम लोग आपको 2 डेज में करके हाँ, क्योंकि आप लोग लोकल हो इसलिए। देंगे। बिल्कुल। हाँ, मेक्स सेंस, मेक्स सेंस। और इस ये तो हाँ, क्राइटेरिया वन हुआ। अब नंबर टू क्या आता है, मान के चलो आप कुछ बच्चे होंगे जो मैनेजमेंट कोटा के लिए जून मंथ में ढूंढ रहे हैं। हुँ, अब कॉलेज में सीट नहीं है, उस समय मैनेजमेंट कोटा की सीट भी खत्म हो जाती है। काउंसलिंग में जस्ट लाइक सारे एग्जाम हो चुके होते हैं, सभी बच्चों को पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है। उस हुँ, कंडीशन में हम लोगों को मालूम रहता है कि कौन बच्चे मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लिए थे और वो छोड़ रहे हैं। ओके, वैकेंसी कब आ रही है ये मुझे मालूम रहता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को एडमिशन में हेल्प हो जाता है, जो आपसे खुद से नहीं हो सकता। हाँ, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर आप थोड़ा-सा लेट एडमिशन भी कराना चाहते हो, तो भी अगर आप आपके थ्रू होता है, तो होने का चांस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज के ज़्यादा डायरेक्ट के रहता है, थ्रू। हाँ। करेक्ट। हाँ, समझ गया, नाइस, सही बात है। यहाँ पे एक और चीज़ शायद लोगों को लग सकता है कि स्टार्टिंग में हमें आपके थ्रू जाना है, तो क्या ट्रस्ट वाला इश्यू भी हो सकता है कि आप लोग पहले ऑनलाइन कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है, आप कैसे टैकल करते हो अगर कस्टमर का ट्रस्ट वाला इश्यू हो रहा है तो? हाँ, ट्रस्ट वाले इशू आते हैं तो अभी बच्चे हमारी वेबसाइट को देखते हैं या हुँ, फिर फिजिकली बैंगलोर विजिट करके हमारे ऑफिस में आते हैं। हुँ। अच्छा, फिर तो मैम ऐसे वो मैनेज हो हाँ। जाता है। हाँ। जब आप शायद प्रीवियस केस स्टडीज़ में दिखाते हो कि हम इस तरीके से एडमिशन कराए हैं। हाँ, जो कुछ बच्चे उस कॉलेज के पढ़ रहे होते हैं, उनके जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सीनियर्स हैं, जब वो हाँ। कॉलेज विजिट में जाते हैं तो मैं उनको बच्चों से मिलवा देता हूँ। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को बात कर लिया है। एक और चीज़ बहुत जो ट्रेंडिंग टॉपिक है मतलब अभी जैसे वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, एमआईटी मणिपाल हो गया, केआईटी हो गया, तो इस टाइप का जो मतलब थोड़ा-सा ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है और जो इंडिपेंडेंट कॉलेज है, अनलाइक मतलब कॉमेट, केमिस्ट्री, सिटी उनको छोड़ के जो इंडिपेंडेंट कॉलेजेस है, हम्म, तो इसमें बहुत लोगों का मतलब ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि कौन-सा कॉलेज शायद बेस्ट है। अगर मैं बोलूँ आपको वीआईटी, एसआरएम, केआईटी और मणिपाल उसमें। इन सभी कॉलेज में अगर कैटेगरी वन में आपको वीआईटी में एडमिशन मिल रहा है, हुँ, जहाँ ट्यूशन फी आपके कम है, हुँ, तो आपको वीआईटी के साथ जाना चाहिए। हाँ, और अगर कैटेगरी 4 या 5 का आपको मिल रहा है वीआईटी में, तो आपको मणिपाल के साथ जाना चाहिए। हुँ। अगर इन सब में बोलेंगे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तो वीआईटी, मणिपाल, देन अदर्स। उसके बाद कलिंगा आ गया, शिवनाथ, जो भी कॉलेज है उसको आप ले सकते ओके, गॉट इट, मतलब आपका ऐसा ऑर्डर होना चाहिए बेसिकली नॉर्मली, सही बात है। हैं। तो हम्म। या आई थिंक हमने सभी जो क्वेश्चंस था जो मोस्टली पूछते स्टूडेंट्स उनका हो चुका है यहाँ पे डिस्कशन, और आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, उसके साथ हम एंड करेंगे। नहीं, ठीक है। अभी तो बच्चे सभी जेई का ही अभी एग्जाम दे रहे होंगे। अगर जेई हम्म, का फर्स्ट
एग्जाम हो जाता है, फिर उनको बोर्ड का प्रेशर आएगा, तो बोर्ड के प्रेशर के साथ साथ उनको जेई फेज 2 भी मैनेज करना है। हम्म। तो बस बच्चे अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो वो भी थोड़ा मॉनिटर करें बच्चों को, जो बिल्कुल। कैसा वो पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा वो क्वेश्चन, जो ट्यूशन जा रहे हैं वहाँ पे उनका क्या प्रोग्रेस है, इन सब का पेरेंट्स को भी करना चाहिए। बस इतना ही।